नमस्कार दोस्तों, मान के चलिए कि आप दुकान से एक बॉटल 100 रुपए में खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन वही सेम बॉटल को अगर आप ईयर 1958 के समय में खरीदते तो वही सेम बॉटल के लिए आपको 1 रुपए 20 पैसे देने पड़ते। मतलब कि अभी का 100 रुपया 1958 के 1 रुपए 20 पैसे के बराबर था। है ना चौंका देने वाली बात। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ कैसे? तो दोस्तों इसी को हम महंगाई बोलते हैं और यह साल दर साल क्यों बढ़ती जा रही है और इसके पीछे बढ़ने के क्या कारण है और क्या होगा अगर हमने इन्फ्लेशन रेट को 0% कर दिया और इन्फ्लेशन को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों, इन्फ्लेशन का हमारे अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर से क्या कनेक्शन है, इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप सभी को इन्फ्लेशन से जुड़ी किसी भी तरह के डाउट्स आपके मन में नहीं रह जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। महंगाई की पाई महंगाई छीन ले रही है। हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई की चोट हमारी माताएं और बहनों को लगती है। बहुत तकलीफ है। क्या पगार तो बढ़ता नहीं है, सबका पगार वही रहता है, लेकिन खाने का दाम सबका बढ़ रहा है, जैसे जीने का। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान। Stubbornly high, and especially when you're looking at a lot of those everyday expenses for people. Food prices didn't go up. दोस्तों मान के चलिए कि आप दुकान से 2 पेन 10 रुपए में खरीदने के लिए जाते हैं। इसी एग्जांपल से हम इन्फ्लेशन को अच्छे समझेंगे। दोस्तों इन्फ्लेशन रेट वो रेट होती है जिससे कि करेंसी की वैल्यू लगातार नीचे जाने लग जाती है। आपको सेम प्रोडक्ट के बदले में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है वैसे ही आपकी परचेसिंग पावर भी घटती जाती है। आपको सेम प्रोडक्ट के बदले में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं या फिर सेम पैसे में कम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं आपके जैसे ही डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स के दाम साल में 30% से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं आपके चीजों के दाम लगातार घटने लग जाते हैं तो उसे डीफ्लेशन कहते हैं। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर इन्फ्लेशन होती क्यों है और क्या इसे हमारे ऊपर बैठे आका इसे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कि क्या इसे हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन के होने के पीछे के अपने कई सारे रीजंस हैं, लेकिन आज मैं 5 मेन रीजंस को आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि आखिर इन्फ्लेशन होती क्यों है। तो पहला रीजन बड़ा सिंपल है, इकोनॉमी ग्रोथ का होना। जब पब्लिक में इकोनॉमी बढ़ती है तो उससे आम जनता के हाथों में ज़्यादा पैसे आने लग जाते हैं, जिससे वे अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने में काफ़ी मदद मिलती है। और यह तब होता है जब इकोनॉमी बढ़ती है, जिससे कि इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली ही हाई हो जाता है। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि मेरे पास एक आईफोन है। मेरे पास तो 6 है, लेकिन एक अच्छा आईफोन अराउंड 1 से 2 लाख के बीच में आ जाता है। अगर कल को मुकेश अंबानी ने सबके हाथों में 2-2 लाख रुपए अगर दे दिए तो क्या अभी भी आईफोन कंपनी वही सेम प्राइस में अपने आईफोन्स को सेल करेगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो अपना प्राइस ऑटोमेटिकली ही हाई कर देगी, जिससे कि सभी लोग आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाए। और इस तरह के इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों दूसरा रीजन भी बड़ा सिंपल है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस का इंक्रीज होना। मान के चलते हैं किसी खराब मौसम के कारण से आपके गेहूं या फिर चावल की खेती खराब हो जाती है, तो क्या वही सेम प्राइस में जो आप पहले इन सामानों को खरीद रहे थे, क्या अभी भी इन सामानों को आप वही सेम प्राइस में खरीद पाएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी इन प्राइसेस के दामों को बढ़ा देगी, ताकि जो कंपनीज इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बना रही थी वो भी अपना घाटा ना करवाने के लिए इन प्राइसेस के दामों को इंक्रीज कर देगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, जिससे कि ऑटोमेटिकली ही इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाएगा। और इस तरह के इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुल या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों तीसरा रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी सैलरी का बढ़ना। आई एम नॉट जस्ट किडिंग गाइस, इट्स अ ट्रू फैक्ट। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को तभी इंक्रीज करती है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होती है, और इसके लिए वे अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर इन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदें, जिससे कि अगेन इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिक ही हाई हो जाता है। और इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों चौथा रीजन बड़ा ही अमेजिंग है, करेंसी डिप्रिसिएशन। मतलब कि सरकार की मदद से ज़्यादा नोटों को प्रिंट करवाना, जिससे कि करेंसी अपनी वैल्यू को लूज कर दे। इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि मान के चलिए कि कल को मोदी सरकार ने आप सभी के हाथों हाथ या फिर आप सभी के अकाउंट्स में 10-10 करोड़ रुपए डलवा दिए। इससे आप तो बोलोगे कि वाह सरकार ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, इससे हमें बहुत से मदद मिलेगी। जैसे कि अब हम कई सारे देशों में घूम पाएंगे और कई सारे चीज़ों को सस्ते दामों में खरीद पाएंगे और हम अमीर नहीं बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन वेट दोस्तों, क्या यह सच में पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या?
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो हर से छोटी छोटी चीज़ का दाम कई गुना बढ़ जाएगा जो आप पहले सस्ते दामों में खरीद रहे थे। मतलब कि 1 रुपये वाला रसने के पैकेट का दाम 10 से 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब कि वो रसना का पैकेट के लिए आपको 100 से 1000 रुपये तक देने पड़ जाएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और वो बाद में चलकर एक हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और ऐसा ही कुछ हमें जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में देखने को मिला था। दोस्तों, पांचवा रीजन बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही वियर्ड है, क्योंकि इसे हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। और यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर गुड्स के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जाते हैं और इसे ना तो गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई इसके प्राइसेस के दाम को तय करती है और वो ही तय करती है कि गुड्स को किसे दिया जाए और किसे ना दिया जाए। मतलब कि जिन लोगों के पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में गुड्स को परचेस कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे उन लोग गुड्स को परचेस नहीं कर पाएंगे। और इस केस में हमारी प्यारी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। दोस्तों, भारत में इन्फ्लेशन रेट अभी 4% के आसपास चल रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसे 10 से 12 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं? तो कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान लोग आएंगे माइक पर और अपना गला फाड़ फाड़ कर कहने लग जाएंगे कि देखो सरकार ने कितनी गलत काम की है, कितनी महंगाई बढ़ा दी है, अब अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जिएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, अपने रोज़मर्रा को चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वेट दोस्तों, वेनेजुएला का हाल इससे भी कई गुना ज़्यादा खराब हो गया था। ईयर 2016 से ईयर 2019 के बीच में वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राइसिस हुई थी, इतने ज़्यादा दंगे हुए थे कि वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 350% के पार पहुँच गया था। ज़रा सोच के देखिए, पूरी दुनिया का 20% से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाला देश का ये हाल हो गया था और अभी भी इसकी करेंसी कुछ स्टेबल नहीं है। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो भारत का 1 रुपये वेनेजुएला के 3477 बॉलीवर के बराबर पहुंच गया है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, जिम्बाब्वे का हाल इससे भी कई गुना ज़्यादा खराब हो गया था। ईयर 2008 के समय में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने $1 मिलियन का नोट छाप दिया, उसके बाद फिर $1 बिलियन का नोट छाप दिया और लास्ट में जब वे नहीं रुके तब उन्होंने $1 ट्रिलियन का नोट छाप दिया। अब तो आप बोलो कि वाह, सरकार ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, इससे अब लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे खर्च करने के लिए, अब वे अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोच के देखिए अपने दिमाग से, क्या यह सच में पॉसिबल है? इतनी ज़्यादा और इतने बड़े बड़े नोट छाप देने के कारण से करेंसी की वैल्यू लगातार घटने जाने लगी और करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा घट गई थी कि उस समय $1 ट्रिलियन नोट का प्राइस सिर्फ और सिर्फ $1.20 ही रह गया था। और ऐसे केसेस में करेंसी डिप्रिसिएशन एक हाइपर इन्फ्लेशन का रूप भी ले सकती है, जो हमने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के केसेस में देखा। और हमारे प्यारे राहुल गांधी जी जो कि बात करते हैं कि हम 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा। क्या यह सच में पॉसिबल है? ऐसा करने से इन्फ्लेशन रेट क्या मेंटेन रह पाएगा? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपना एक कमेंट इस वीडियो में इस पर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या महंगाई ज़रूरी है और क्या होगा अगर हमने इन्फ्लेशन रेट को 0% कर दिया? इससे तो आप बोलो कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को खर्च कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को खरीद पाएंगे और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सेव कर पाएंगे और समय के साथ उन पैसों की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन सोचिए दोस्तों आप ही दिमाग से कि क्या यह सच में पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन रेट 0% कर देने से आपकी सैलरी कांस्टेंट हो जाएगी और कांस्टेंट होने के कारण आपकी सैलरी ना तो घट पाएगी और ना ही बढ़ पाएगी। जिससे होगा ये कि प्रोडक्ट्स के प्राइसेस तो लगातार बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपकी सैलरी कांस्टेंट होने के कारण आप उन चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे, जिससे कि देश में डीपर इन्फ्लेशन आने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जो हमने 1976 के दौरान देखा था, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कनेक्शन बहुत ही लंबा और बहुत ही अजीब लग रहा होगा, ये मैं मानता हूँ, और आप सोच रहे होंगे क्या ये भला ये सच में पॉसिबल है? तो हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल ही पॉसिबल है, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक गहरा इंटरेस्टिंग बॉन्ड होता है, जो कि हमें इस ग्राफ में देखने को मिलता है, जिसे हम फिलिप्स ग्राफ कहते हैं, जो हमें बताता है कि जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है वैसे ही इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ने लग जाती है।
और रोजगार मिलने में लोगों को आसानी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कई हद तक इसमें घट जाती है। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ घटती है वैसे ही इन्फ्लेशन रेट भी घट जाती है और लोगों को रोजगार मिलने में परेशानियां होने लगती है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कई हद तक बढ़ जाती है। आप सोच रहे होंगे क्या यह सभी जगह वैलिड होता है? तो नहीं दोस्तों, यह हर जगह वैलिड नहीं होता है, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन के केस में, लेकिन अधिकतर इन्फ्लेशन के केसेस में यह वैलिड रहता है। तो आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम करके या फिर उसे बढ़ा करके अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करती है और आरबीआई के इन इंटरेस्ट रेट्स को हम रेपो रेट्स भी बोलते हैं और इन रेपो रेट्स के जरिए ही आरबीआई बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है और बैंक्स इन इंटरेस्ट रेट्स को या फिर इन लोन्स को चुकाने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी तो हम बैंक से कम लोन लेना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, जिससे कि इकॉनमी में कम पैसे सर्कुलेट होंगे और अगर इकॉनमी में कम पैसे सर्कुलेट होंगे तो ऑटोमेटिक ही इन्फ्लेशन रेट कम होने लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आरबीआई अपने रेपो रेट्स को घटाती है वैसे ही बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लग जाते हैं आरबीआई के थ्रू और इसके बाद वे कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को लोन प्रोवाइड करने लग जाते हैं और लोग ज़्यादा पैसे लेकर इकॉनमी में आते हैं और इकॉनमी में आकर वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को सर्कुलेट करने लग जाते हैं, जिससे कि अगेन इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। और इसके साथ ही इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के और भी कई सारे कारण हैं जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल अब ये उठता है कि इन्फ्लेशन को ना तो घटाया जा सकता है ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है, तो आखिर इन्फ्लेशन रेट का बेस्ट लेवल क्या होता है और इसे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन का बेस्ट लेवल अराउंड 2 से 3% का होता है और यह डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है और इसे हमारे सेंट्रल बैंक्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है और वही डिसाइड करती है कि कब इन्फ्लेशन रेट को घटाना है और कब इसे बढ़ाना है। जैसे ही प्रोडक्ट्स के दाम घटने लग जाती है तो वह इन्फ्लेशन रेट को बढ़ा देती है और जैसे ही प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने लग जाते हैं तो वह इन्फ्लेशन रेट को घटा देती है और इस तरह से इन्फ्लेशन रेट को सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आरबीआई सेंट्रल बैंक है और वही डिसाइड करती है कि कब प्रोडक्ट्स के दाम घटाने हैं और कब इसके दाम बढ़ाने हैं। और इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अराउंड 4 से 6% तक रहता है, जो कि एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट माना जाता है अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें। और इससे होता यह है ना कि प्रोडक्ट्स के दाम स्टेबल रहते हैं और मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कई हद तक कम हो जाती है।